नमस्कार दोस्तों, क्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण का प्रभाव। इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण। तो यह वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। एग्ज़ाम जो है सिर्फ 1 महीने बचा है, तो अब हम जो है एकदम फास्ट मोड में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो एकदम फास्ट फास्ट पढ़ते चलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए जो है हम इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सन 1929 के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्री मांग की, किंतु लॉर्ड इरविन ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो दिसंबर 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है, उसमें इस आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया जाता है, जिसके तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से पैदल यात्रा कर 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को, देखिए 12 अप्रैल मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक के दांडी यात्रा करते हैं, जो साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के दांडी तक की यात्रा करते हैं। इसे ही दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है गांधी जी का। तो ये गुजरात के खंभात की खाड़ी के समीप स्थित स्थान है दांडी, वहां तक की यात्रा की है, जहां पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन कर इस आंदोलन की शुरुआत की। तो यह जो है समुद्र के किनारे स्थित क्षेत्र है दांडी। तो उस समय नमक कानून चल रहा था, नमक के लिए भी कर देना पड़ता था भारतीयों को। तो उसी को तोड़ने के लिए भारतीय जो है, नमक कानून ये भी था कि कोई भी भारतीय जो है नमक नहीं बना सकते हैं। तो उस नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी और उनके सहयोगियों के द्वारा जो है नमक बनाया जाता है। समुद्र के पास नाम मात्र के नमक कुछ बनाया जाता है, उससे प्रदर्शित करने के लिए कि वे जो है नमक कानून को उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा छत्तीसगढ़ इस आंदोलन से अछूता नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में जिलेवार कई व्यक्तियों ने आंदोलन का नेतृत्व किया है, जैसे आगे दिया है उसे पढ़ेंगे। तो यहाँ भी जो है नमक कानून छत्तीसगढ़ में भी तोड़ा जाएगा, तो वही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। तो यह आंदोलन जो है 1929 के अधिवेशन में, लाहौर का अधिवेशन होता है, वहाँ पारित किया जाता है इस आंदोलन के लिए, और यह 1930 में चलेगा कुछ समय के लिए, फिर बंद हो जाएगा। फिर 1932 में फिर से इसका द्वितीय चरण चलेगा। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन का प्रभाव क्या रहा। तो सबसे पहले इसका पृष्ठभूमि दिया गया है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। लाहौर कहाँ, रावी नदी के तट पर स्थित है, वही जो है इस अधिवेशन को आयोजित किया गया था। इसमें शामिल सदस्य में देखिए, तो सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के लगभग 50 कार्यकर्ता व नेता शामिल थे। तो छत्तीसगढ़ के लगभग 50 लोग शामिल हैं, जिसमें देखिए रायपुर से पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघालय, नथुजी जगताप थे। दुर्ग से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त, बिलासपुर से क्रांति कुमार भारती, गजाधर साव, डॉक्टर सी दुलारी मिश्र, अमर सिंह सहगल थे। अब देखिए यहाँ लिया जाता है फैसला कि जो है 26 प्रति, अब जो है 1930 में या 1929 में हुआ, तो 1929 में अर्थात जस्ट अगले वर्ष अभी दिसंबर में हुआ था यह अधिवेशन। कांग्रेस का लगभग सभी अधिवेशन दिसंबर माह में आयोजित किया जाता था। तो जनवरी को, अगले माह के 26 जनवरी को दिन को तय किया जाता है, 26 जनवरी 1930। तो 26 जनवरी 1930 को प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाने का, या फिर इसी को जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में, पूर्ण स्वराज दिवस मनाने के रूप में जो है इस अधिवेशन में क्या लिया जाता है, फैसला लिया जाता है। तो इसी के तहत जो है प्रतिज्ञा दिवस के रूप में 1930 में 26 जनवरी 1930 को प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में प्रतिज्ञा दिवस मनाया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा आदि में राष्ट्रीय झंडा फहराकर प्रतिज्ञा दिवस का आयोजन किया गया था। तो आपको प्रतिज्ञा दिवस पूछे या पूर्ण स्वराज दिवस पूछे तो कौन सी तिथि हो जाएगा, 26 जनवरी। चलिए अगला है युद्ध परिषद। तो इसी दौरान युद्ध परिषद का गठन किया जाता है। तो तिथि है 30 मार्च 1930 को, स्थान जबलपुर में युद्ध परिषद 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें शामिल सदस्य थे गोविंद दास, द्वारिका प्रसाद, पंडित रविशंकर शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, के.आर. खांडेकर, घनश्याम सिंह गुप्त और बी पटेल। तो ये सभी जो है युद्ध परिषद के सदस्य थे। अब देखिए यही सविनय आंदोलन का जो प्रभाव है अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या रहा, कैसे हुआ है, उसे देखेंगे। देखिए रायपुर में इस आंदोलन का क्या प्रभाव रहा। तो रायपुर जिला कांग्रेस की स्थायी समिति का बैठक हुआ था 3 फरवरी 1930 को, जिसकी अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल जी द्वारा किया गया। इसमें अन्य सदस्य में वामाराव लाखे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, यतियतन लाल, लक्ष्मी नारायण दास, मूलचंद बागड़ी, माधव प्रसाद परघनिया और त्रेतानाथ तिवारी थे। तो इन सभी जो है भाग लिया था इस समिति में। आगे देखिए
इसमें यहाँ पूर्ण स्वराज सप्ताह बनाने की घोषित किया जाता है। तो अवधि देखिए, पूर्ण स्वराज सप्ताह यह 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक के मनाया जाता है। 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 तक के पूर्ण स्वराज सप्ताह। तो इनमें पूरे 7 दिन जो है अलग अलग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। पूर्ण स्वराज सप्ताह में कौन कौन से 7 दिवस शामिल थे देखिए, तो झंडा दिवस शामिल था, बहिष्कार दिवस, पैकेटिंग या धरना दिवस, गांधी दिवस, महिला दिवस, गढ़वाल दिवस, राजबंदी दिवस। तो यहाँ इन 7 दिवस को नाम आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। झंडा, बहिष्कार दिवस, पैकेटिंग दिवस, गांधी दिवस, महिला दिवस, गढ़वाल दिवस, राजबंदी दिवस। इसके नेतृत्वकर्ता पंडित रविशंकर शुक्ल थे। सहयोगी थे सेठ लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कार्य योजना, राष्ट्रीय सप्ताह के दौरान धरना देना, बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, ये सभी जो है इसके तहत कार्य किए जा रहे थे। तो इन 7 दिवस के नाम आपको याद रखना है। 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक के क्या हुआ, पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया गया। अब देखिए, रायपुर में नमक कानून भी तोड़ा गया। 8 अप्रैल 1930 को पंडित रविशंकर शुक्ल और उनके सहयोगी थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह और महंत लक्ष्मी नारायण, इनके द्वारा जो है नमक बनाकर पंडित रविशंकर शुक्ल ने छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शंखनाद किया था। तो पंडित शुक्ल जी द्वारा जो है क्या बनाया गया था, नमक, और इस आंदोलन के तहत जो है नमक कानून को तोड़ा गया था। आगे देखिए, रायपुर में राजनीतिक परिषद का सम्मेलन। तो इसी वर्ष 1930 में रायपुर में राजनीतिक परिषद का सम्मेलन होता है। 13 अप्रैल 1930 को स्थान रजबंधा रायपुर में। इसके अध्यक्ष होते हैं सेठ गोविंद दास। यह सम्मेलन पंडित नेहरू की अध्यक्षता में होना था, किंतु नेहरू जी की छिंकी से गिरफ्तारी पर नैनी के सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश के छिंकी के आसपास के क्षेत्र में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। इस कारण जो है इसकी अध्यक्षता सेठ गोविंद दास करते हैं, नहीं तो पहले ये नेहरू जी की अध्यक्षता में होने वाला था यह सम्मेलन। तो 15 अप्रैल 1930 को हुआ है यह सम्मेलन। इस देखिए, महाकौशल राजनीतिक परिषद के सम्मेलन में पंडित रविशंकर शुक्ल ने हाइड्रोक्लोरिफिक अम्ल, देखिए किस किस चीज से नमक बनाया था, HCl और सोडा NaOH को मिलाकर नमक बनाया था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और NaOH अर्थात सोडा को मिलाकर नमक बनाया। इस कानून का प्रतीकात्मक रूप से उल्लंघन कर नमक कानून तोड़ा गया। तो यहाँ से जो है नमक बना करके नमक कानून तोड़ा गया। इस कार्य में सहयोगी थे सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मी नारायण दास व गयाचरण द्विवेदी। तो इनके द्वारा सहयोग किया गया था पंडित शुक्ल जी का। यह सम्मेलन 13 अप्रैल 1930 को होना था, किंतु नेहरू जी की गिरफ्तारी के बाद 2 दिन विलंब से संपन्न हुआ। इस सम्मेलन को महाकौशल राजनीतिक परिषद के नाम से भी जानते हैं। इस अधिवेशन के अंत में युद्ध समिति का गठन किया था। तो युद्ध समिति का गठन इसी के बाद किया जाता है। आंदोलन के प्रचार के दौरान पंडित रविशंकर शुक्ल को 28 अप्रैल 1930 को गोंदिया स्टेशन से गिरफ्तार कर जबलपुर जेल डाल दिया गया था। सम्मेलन में रायपुर अनाथालय के बालकों ने सुमधुर व ओजस्वी ढंग से गीत गाया, जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का बीज बनकर उभरा था। अब देखिए, यही 1930 में पट्टा मत लो और कर न दो आंदोलन भी चलता है। तो ये 2 आंदोलन है, पट्टा मत लो और कर न दो आंदोलन। देखिए, पट्टा मत लो आंदोलन रायपुर में चलता है और कर न दो आंदोलन बिलासपुर में। पट्टा मत लो आंदोलन का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा और कर न दो का गजाधर साव द्वारा। ठाकुर साहब को 25 जून 1930 को गिरफ्तार कर 1 वर्ष के लिए कठोर कारावास दे दिया जाता है। तो ठाकुर प्यारेलाल जी को जो है 1 वर्ष का कठोर कारावास 25 जून 1930 को गिरफ्तार करके दिया जाता है। पट्टा मत लो, कर न दो आंदोलन, रायपुर और बिलासपुर, ठाकुर प्यारेलाल और गजाधर साव। चलिए आगे और क्या क्या महत्वपूर्ण घटना हुए हैं देखिए। छत्तीसगढ़ में 5 पांडवों की नियुक्ति किया जाता है। तो रायपुर में इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने में 5 नेताओं का विशेष योगदान, जिन्हें 5 पांडवों की संज्ञा दिया गया है। तो रायपुर में ही इनके द्वारा जो है संचालित किया गया जाता है आंदोलन को। तो उन जो 5 प्रमुख नेताओं द्वारा संचालित किया जाता है, उन्हीं नेताओं को 5 पांडव की संख्या दिया गया है। तो देखिए, किन्हें क्या के नाम से जाना जाता है। तो 5 पांडव में कौन कौन थे, पहले उनका नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडवों के नाम है जो महाभारत की कथा से लिया गया है। तो देखिए, युधिष्ठिर किन्हें कहा गया, वो अमरराव लाखे को युधिष्ठिर, भीम लक्ष्मी नारायण दास को, अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, नकुल मौलाना अब्दुल रऊफ और सहदेव शिवदास ढाका। देखिए, मौलाना अब्दुल रऊफ का नाम महबी भी है, तो उनका उपनाम महबी के नाम से भी मिलता है और महबी के नाम से इनकी रचना भी मिलता है। ठीक, तो याद रहेंगे, महबी अगर पूछा जाए तो मौलाना अब्दुल रऊफ का संबंध है महबी से। तो ये नाम रहेगा आपको याद 5 पांडवों का, युधिष्ठिर, अमरराव लाखे, भीम लक्ष्मी नारायण दास, अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल सिंह, नकुल मौलाना अब्दुल रऊफ और सहदेव शिवदास ढाका।
अब देखिए यही सविनय आंदोलन धमतरी में क्या प्रभाव रहा, तो धमतरी में इसका नेतृत्व नारायणराव मेघालय जी द्वारा किया गया। इनके क्रियाकलाप पंडित रविशंकर शुक्ल से मिलते जुलते थे। इन्होंने रासायनिक क्रिया के तहत नमक बनाकर इस कानून का भी विरोध किया था। जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा रासायनिक क्रिया से HCl और HCl प्लस NaOH इससे नमक बनाया गया, उसी प्रकार जो है इसे देखिए यहाँ से Na और Cl लेके नमक बन जाता है। तो इसी प्रकार जो है रासायनिक क्रिया से भी नारायणराव मेघालय जी द्वारा जो है धमतरी में भी नमक बनाया जाता है। देखिए सत्याग्रह के आश्रम की स्थापना, तो इसी के तहत धमतरी में नथुजी जगताप के निवास स्थान पर 1 मई 1930 को पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा जो है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया जाता है। इसका उद्देश्य स्वयं सेवकों को सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षण देना होता है। 1 मई 1930 को नथुजी जगताप द्वारा धमतरी में सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। धमतरी छत्तीसगढ़ के मद्यपान को सामाजिक बहिष्कार के साथ जोड़ा गया है। धमतरी तहसील में मद्यपान को सामाजिक बहिष्कार के साथ जोड़ा गया था। बिलासपुर में इस आंदोलन का प्रभाव देखिए, तो बिलासपुर में नेतृत्वकर्ता के रूप में मिलेंगे दिवाकर कालिका के नेतृत्व में शराब दुकान के समक्ष धरना देकर इस आंदोलन का आरंभ किया गया था। तो दिवाकर कालिका को शराब दुकान के समक्ष धरना देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे चलकर वासुदेव देवरस और ठाकुर छेदीलाल ने इस आंदोलन को गति प्रदान किया था। देखिए वासुदेव देवरस, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, वानर सेना का गठन किया जाएगा, वानर सेना का, ठीक, और ठाकुर छेदीलाल, इन दोनों के द्वारा जो है इस आंदोलन को गति प्रदान किया जाएगा। तो सबसे पहले सनिचरी पड़ाव में देखिए 17 अप्रैल 1930 को, तो इसमें सेठ गोविंद दास इसका संबोधन देते हैं। सनिचरी पड़ाव में 17 अप्रैल 1923 को सभा के अंत में सलाइन वाटर से नमक बनाकर कानून की अवज्ञा की जाती है। तो देखिए सलाइन वाटर से नमक कहाँ बनाया गया था, बिलासपुर के सनेचरी पड़ाव में। तो सलाइन वाटर से नमक बिलासपुर के सनेचरी पड़ाव में, यहाँ सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में संबोधन दिया गया था। बैरिस्टर छेदीलाल, शिव दुलार मिश्र, अमर सिंह सहगल और यदुनंदन प्रसाद, ये सभी भी यहाँ के प्रमुख सदस्य थे। जिला राजनीतिक परिषद, तो बिलासपुर जिला राजनीतिक परिषद 1930 या टाउन हॉल बिलासपुर में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष थे बैरिस्टर छेदीलाल। इस बैठक में तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया था। 17 मई 1930 को ठाकुर प्यारे लाल सिंह की अध्यक्षता में जिला परिषद का गठन किया गया, जबकि बैरिस्टर छेदीलाल की अध्यक्षता में 3 दिनों के अथक प्रयास से बिलासपुर के टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो याद रखेंगे बिलासपुर के टाउन हॉल में कब, 17 मई 1930 को झंडा फहराने किनकी अध्यक्षता में किया गया था, ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर छेदीलाल की, ठीक, बैरिस्टर छेदीलाल 3 दिन के अथक प्रयास से बिलासपुर टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराया गया था। 18 मई 1930, फिर जस्ट उसके अगले दिन 17 मई को यहाँ बिलासपुर टाउन हॉल में, और 18 मई को 1930 को ही क्रांति कुमार भारती के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया था बिलासपुर में। बिलासपुर जिला परिषद द्वारा 1920 में प्रारंभ की गई मासिक पत्रिका था विकास। तो यह बिलासपुर जिला परिषद द्वारा विकास पत्रिका प्रारंभ किया गया था। इसके माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया गया। बिलासपुर शासकीय स्कूल में झंडा फहराना, तो यहाँ देखिए बिलासपुर के शासकीय स्कूल में झंडा फहराने का काम कौन करते हैं, क्रांति कुमार भारती। तो 4 अगस्त 1930 को बिलासपुर शासकीय स्कूल में झंडा फहराया जाता है। यह सविनय आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा क्रांति कुमार भारती ने फहराया था। क्रांति कुमार भारती ने यह झंडा 3 दिन तक लहराता रहा, किंतु जब उसे पुलिस द्वारा उतारा गया तब छात्रों ने घोर विरोध किया। इस कृत्य हेतु कालीचरण नामक व्यक्ति को कारावास की सजा, तो कालीचरण को क्या दिया जाता है, कारावास की सजा। डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन कर पुलिस की आलोचना भी किया जाता है। तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, शिव दुलारे मिश्र। अब अगला देखिए बिलासपुर में वानर सेना का गठन, तो अभी हम देखे थे 1928 में वानर सेना का गठन किया जाता है बिलासपुर में, किनके द्वारा, वासुदेव देवराज। तो वानर सेना क्या होता है, बच्चों का झुंड होता है जो समाचारों को पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। तो कुछ कुछ समाचारों को जो है एक नेता से दूसरे नेता तक पहुंचाने के लिए बच्चों का झुंड बनाया जाता है, जिसे क्या नाम दिया गया था, वानर सेना। तो देखिए यह जो है बिलासपुर का वानर सेना 1928 में बना था वासुदेव देवराज के द्वारा। वहीं रायपुर का वानर सेना का गठन 1932 में बलीराम आजाद इसके संस्थापक थे, यति यतन लाल भी इनके संचालक थे, के द्वारा किया गया, जिसका प्रमुख क्षेत्र ब्राह्मणपाड़ा रायपुर था। किंतु यह सेना सविनय अज्ञात आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान गठित हुई थी, जबकि बिलासपुर का वानर सेना का गठन सविनय आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर गठित वानर सेना के साथ ही बिलासपुर में भी वानर सेना का गठन 1928 में हुआ था। इसका स्रोत हम देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में सविनय आंदोलन। बिलासपुर की राष्ट्रीय सप्ताह 18 अगस्त से 23 अगस्त 1930, तो यहाँ बिलासपुर में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया 18 अगस्त से 23 अगस्त 1930 को। बिलासपुर में नमक कानून का उल्लंघन भी देख लीजिए। सांकेतिक रूप से नमक बनाकर निम्नलिखित सदस्यों ने
आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया ठाकुर छेदीलाल, शिव दुलार मिश्र, दिवाकर कालिकर, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और अमर सिंह सहगल। इनके द्वारा जो है नमक बनाया जाता है नमक कानून उल्लंघन करने हेतु। अब देखिए इसी आंदोलन का मुंगेली में स्थित प्रभाव। मुंगेली में आंदोलनकारियों का नाम याद रखेंगे, राम गोपाल तिवारी, कालीचरण शुक्ल, गजाधर साव, बलदेव एवं मानिक लाल, गजाधर साव, कालीचरण शुक्ल और राम गोपाल तिवारी। इनके द्वारा जो है मुंगेली से नेतृत्व किया गया। मुंगेली में नमक बनाकर इस आंदोलन की शुरुआत की गई तथा मादक पदार्थों से दुकान के समक्ष धरना दिया गया। राम गोपाल तिवारी एवं कालीचरण शुक्ल ने नाले के पानी से एवं मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। तो नाले के पानी और मिट्टी से नमक कहाँ से बनाया गया है? मुंगेली से, राम गोपाल तिवारी और कालीचरण शुक्ल द्वारा। आगे देखिए दुर्ग में आंदोलन। तो दुर्ग में 3 अगस्त 1930 को देखने को मिलेगा यह आंदोलन। इसके नेतृत्व दुर्ग से करेंगे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, रामचंद्र देशमुख, वी.वाई. तामस्कर और रत्नाकर झा। दुर्ग में नमक कानून इस आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन के दौरान दुर्ग में निम्न संस्था स्थापित किया गया। तो कौन कौन से संस्था है? किसान सभा या किसान परिषद या 1930 में गठित किया जाता है दुर्ग में। इसके संस्थापक उदयराम नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, उदयराम और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। दूसरा है विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना 1930 में। दुर्ग जिले में संस्थापक है गंगाधर प्रसाद चौबे, चंद्रिका प्रसाद पांडे और गणेश सिंगरौली। तो ये सभी विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना करने वाले संस्थापक सदस्य हैं, गंगा प्रसाद, चंद्रिका और गणेश। गंगा, चंद्रिका, गणेश, तो ये 3 देवताओं के नाम पे है, मान सकते हैं ये किसका? विद्यार्थी कांग्रेस। और किसान सभा में उदयराम नरसिंह प्रसाद। देखिए यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए नेताओं में पंडित रविशंकर शुक्ल थे, वामन राव लाखे, शिवदास डागा, अब्दुल रऊफ मेनन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ये प्रमुख नेता है जिन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो यहाँ से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण जो है समाप्त होता है। और देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी बड़े मुख्य रूप से जो जंगल सत्याग्रह ज़्यादातर देखने को मिलेंगे वो 1930 के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण है उसी दौरान देखने को मिलेंगे। देखिए इतने सारे जंगल सत्याग्रह है, यहाँ एक चार्ट बना के दिया गया है, टेबल के फॉर्म में दिया गया है। इससे पहले टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे, फिर सभी का जो है यहाँ विस्तृत अध्ययन भी दिया गया है, उसे भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल फॉर्म में जो दिए गए हैं वर्ष, उसके नेतृत्वकर्ता कौन है, किस जिले में यह आंदोलन हुआ है, उन सबको देख लेते हैं। तो चलिए सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों में शुरू हुआ। ये जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा थे, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा वन कानून में जंगल के उपभोग चराई पर प्रतिबंध का उल्लंघन किया गया। किंतु 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन के साथ ही छत्तीसगढ़ के ये जंगल सत्याग्रह सीमित होते गए। तो देखिए 5 मार्च को क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रथम चरण है वह रुक जाता है, उसी के साथ जंगल सत्याग्रह भी कम हो जाएगा। तो जंगल सत्याग्रह भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान ही चलते रहेगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सत्याग्रह कौन सा है, वह कब हुआ है, किस स्थान में हुआ है और इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन है। तो यह टेबल में दिया गया है, उस टेबल को पहले एक बार पढ़ के याद कर लेते हैं। तो गट्टा सिल्ली सबसे पहले हुआ था, गट्टा सिल्ली। इसका क्रम भी आपको याद रखना है, इसके क्रम से जमाने को भी पूछा जाता है। जंगल सत्याग्रह को उसके जो हुआ है उसके क्रम से जमाने को बोला जाता है। तो सबसे पहले गट्टा सिल्ली हुआ था जून 1930 में, धमतरी जिले में स्थित है गट्टा सिल्ली जंगल, वहाँ यह जंगल सत्याग्रह देखने को मिलता है। इनके नेतृत्वकर्ता नारायण राव मेघावले, छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप थे। उसके बाद देखिए मोहबना पोड़ी सत्याग्रह, यह 24 जुलाई 1930 को हुआ, बालोद जिले में। इसके नेतृत्वकर्ता थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। मोहबना पोड़ी कहाँ है, बालोद में है। घोघाडी यह जुलाई 1930 में हुआ, बिलासपुर में है। मुकुंदा, अजीत राव, पंचम, लंठी और संसारी, ये इनके द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया। पोड़ी गांव जो सिपत बिलासपुर के पास सिपत के आसपास है, पोड़ी गांव, यह 3 अगस्त 1930 में हुआ है, बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। रामाधार दुबे इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। रुद्री नवा गांव, यह भी धमतरी जिले में स्थित है, 22 अगस्त 1930 को हुआ है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावले और नथुजी जगताप की अध्यक्षता में। सुकली ग्राम 25 अगस्त 1930 बलौदाबाजार जिले में स्थित है। बेनीराम बनऊ और बसावन राउत के नेतृत्व में किया गया आंदोलन है। बेमेतरा, यह 2 सितंबर 1930 को बेमेतरा का आंदोलन शिवनाथ तामस्कर के नेतृत्व में किया गया था, बेमेतरा का जंगल सत्याग्रह।
अगला है लभरा। लभरा 8 सितंबर 1930 को महासमुंद में अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में। तमोरा सत्याग्रह 9 सितंबर 1930 को महासमुंद में स्थित है तमोरा, यतियतन लाल जैन और शंकर राव गनातवाले के नेतृत्व में। पकरिया 7 अक्टूबर 1930 जांजगीर चांपा में अयोध्या प्रसाद जैन के नेतृत्व। ईदाखार 1930 बिलासपुर में सत्यनारायण खंडेलवाल, रामनारायण अमर सिंह, केशव वर्मा इनके नेतृत्व में किया गया। बांधाखार 1930 कोरबा में मनोहर शुक्ल के। तानवाट 1930 में स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। सारंगगढ़ 1930 में सारंगगढ़ धनीराम और जगतराम। सारंगगढ़ सत्याग्रह सारंगगढ़ में 1930 धनीराम और जगतराम। साहिल्यग्राम 1930 में यह महासमुंद में स्थित है अंजोर सिंह के नेतृत्व में। और उसके बाद देखिए एक छुई खदान होता है 1938 में होता है। छुई खदान का सत्याग्रह 1938 में खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में समारू बरई के नेतृत्व में। वही दूसरा छुरिया यह राजनांदगांव में होता है 3 जनवरी 1939 को विद्या प्रसाद यादव के नेतृत्व में। और बदरा टोला 21 जनवरी 1939 को राजनांदगांव में रामाधीन गौड़ के नेतृत्व में। तो इन्हें भी हम देखेंगे, ये सब लास्ट बाद में होते हैं। ये सभी जो है इससे पहले के हैं, वो जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान 1930 में हुए हैं। ये 1938-39 में हुए हैं, छुई खदान और राजनांदगांव क्षेत्र के सत्याग्रह। तो चलिए अब सभी का जो है हम क्या करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप अगर ये मानचित्र में एक बार याद करने के लिए अगर पढ़ना है किस क्षेत्र में कौन सा सत्याग्रह हुआ है, तो आप मानचित्र से देखकर एक बार पढ़ सकते हैं। हमें थोड़ा फास्ट चलना है, जो टेबल में जो पढ़े हैं उसी को यहाँ मानचित्र में जो है डाल के दे दिया गया है, आप एक बार देख सकते हैं। चलिए तो हम देखेंगे यहाँ छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह। तो जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में कब कब और कैसे कहाँ हुआ है, देखिए। तो असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले हुआ था 1921-22 में। तो 1922 में हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान। सब छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह कहा जाता है नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह है। दूसरा है छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ है, जो अभी हम पढ़े हैं। गट्टा सीली, मोहबना, पोड़ी गांव, रुद्री गांव, लभरा, तमोरा, पकरिया, बांधाखार। तो ये सभी किस में हुए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और ये कौन सा है, सविनय अवज्ञा दौरान नहीं होने वाले। तो छुई खदान बदरा टोला यह 1938-39 में होंगे। तो यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समाप्त होने के पश्चात हुए हैं। देखिए अब सभी का यहाँ विस्तृत वर्णन दिया गया है सभी जंगल सत्याग्रह का। तो बारी बारी से देखेंगे। तो यहाँ भी कम हमें डाटा बहुत कम मिलेगा, पर जितना दिया गया है उतना हम पढ़ते हैं। गट्टा सिल्ली कब हुआ, जून 1930 में धमतरी जिले में स्थित है। नेतृत्व करता नारायण राव मेघावले, छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप। मोहबनी पौड़ी यह बालोद में स्थित है। 24 जुलाई 1930 को बालोद पूर्व में दुर्ग जिले का हिस्सा था। नेतृत्व करता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल है। 1930 ईस्वी में पौड़ी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस एवं नारे लगाने का कार्य नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया था। देखिए घोंघाटी जुलाई 1930 में नेतृत्व मुकुंदा, अजित राव, पंचम, लटी और संसारी, ये घोंघा के हैं। घोंघाटी देखे हैं बिलासपुर क्षेत्र में आता है। अगला देखिए पौड़ी गांव, यह सिपत बिलासपुर जिले में स्थित है। 3 अगस्त 1930 को नेतृत्व करता रामाधार दुबे। जन जागृत हेतु रामाधार दुबे ने चरखा संघ का गठन किया था। तो चरखा संघ का गठन भी रामाधार दुबे द्वारा किया गया। अगला है रुद्री नवा गांव, यह 22 अगस्त 1930 को हुआ था, धमतरी जिले में ही है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप, नारायण मेघालय नेतृत्व करता है। अब देखिए इसमें से आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा डीप में भी पूछे गए हैं। तो 22 अगस्त 1930 को रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई। अनुविभागीय अधिकारी ने 17 सितंबर 1930 को धारा 144 की घोषणा कर पुनः प्रकाशन किया। परिणाम स्वरूप पुलिस बर्बर हो गई तथा लाठी और गोली चालन किया गया। परिणाम स्वरूप लमकेनी ग्राम के थे मिंधु कुमार। तो मिंधु कुमार और रत्नु गंभीर हो गए। मिंधु कुमार और रत्नु दोनों गंभीर हो गए थे और घायल हो गए। और उन्हीं इसी अवस्था में रायपुर केंद्रीय जेल में डाल दिया गया। इसी दौरान 25 सितंबर 1930 को मिंधु कुमार की मृत्यु हो जाती है। तो मिंधु कुमार की मृत्यु 25 सितंबर 1930 को, तो सितंबर 1930 में हुआ है, जो रुद्री नवागांव सत्याग्रह से संबंधित थे। डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर नथुजी जगताप और नारायण राव मेघालय की गिरफ्तारी भी किया गया था इसी सत्याग्रह के दौरान। अगला देखिए बेमेतरा में 2 सितंबर 1930 को बेमेतरा तहसील में नेतृत्व करते थे शिवनाथ तामस्कर। तो शिवनाथ तामस्कर बेमेतरा जिले से संबंधित है, याद रखेंगे। यहाँ प्रश्न भी पूछा गया है इनके संबंध में। शिवनाथ तामस्कर संबंध बेमेतरा से है। अगला है लभरा 8 सितंबर 1930 को हुआ था लभरा सत्याग्रह। महासमुंद जिले में नेतृत्व करता अरिमर्दन गिरी थे।
सहयोगी के रूप में आनंद गौड़, श्यामलाल गौड़, फिरतूराम गौड़ एवं मंगलू गौड़ का नाम प्राप्त होता है। यह जंगल सत्याग्रह पूर्णतः गौड़ जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था, इस कारण गौड़ विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये लबरा जंगल सत्याग्रह गौड़ जाति द्वारा किया गया था, इसलिए इन्हें गौड़ विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। नेतृत्व करते थे अरिमर्दन गिरी 8 सितंबर को महासमुंद में। उसके बाद तमोरा, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9 सितंबर 1930 को महासमुंद में यति यतनलाल शंकर राव गनौत वाले भगवती प्रसाद मिश्र इसका नेतृत्व करता है। यहाँ डिक्टेटर के रूप में, जंगल सत्याग्रह के डिक्टेटर में के रूप में अरिमर्दन गिरी नियुक्त किए गए थे। देखिए, सर्वप्रथम दयावती ने महिला सत्याग्रहियों के साथ वन में प्रवेश किया। तो यहाँ दयावती नामक एक बालिका का जो है यहाँ क्या देखने को मिलेगा, जो है इसका जो है वीरता देखने को मिलेगा दयावती का। जंगल सत्याग्रह में बालिका दयावती ने के मार्ग में अवरोध करने के लिए तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी थे एसडीओ एमपी दुबे। तो इनका नाम था एमपी दुबे। तो एमपी दुबे, इनको एक तमाचा जड़ दिया जाता है दयावती द्वारा। तो दयावती का पराक्रम यहाँ देखने को मिलेगा। तो बालिका दयावती द्वारा तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी थे एमपी दुबे। तो दुबे को जो है एक तमाचा लगाया जाता है तमोरा सत्याग्रह के दौरान। तो इसे याद रखेंगे आप। अगला देखिए पकरिया। पकरिया 7 अक्टूबर 1930 या जांजगीर चांपा जिले में स्थित है पकरिया। इसके नेतृत्व करता अयोध्या प्रसाद जैन। पकरिया जांजगीर चांपा जिले के एक गांव है। अयोध्या ग्राम जैन, अयोध्या प्रसाद जैन यह सत्याग्रह प्रारंभ होने के पूर्व गिरफ्तार कर लिए गए, फलस्वरूप यह सत्याग्रह नहीं हो पाया था। तो पकरिया में भी सत्याग्रह होना था, जिसके नेतृत्व करता अयोध्या प्रसाद जैन को चुना गया था और उन्हें स्टार्ट होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगला देखिए ईदा खान। ईदा खान बिलासपुर में है। यहाँ 1930 में हुआ था सत्याग्रह। इसके नेतृत्व करता सत्यनारायण खंडेलवाल, राम नारायण अमर सिंह, केशव प्रसाद वर्मा। अगला है बांधाखार। 1930 में बांधाखार का नेतृत्व किए। बांधाखार 1930 स्थान कटघोरा कोरबा में, नेतृत्व करता मनोहर लाल शुक्ल, सहयोगी गया प्रसाद, हेम सिंह, इतवारी सिंह गौड़। इस सत्याग्रह का नेतृत्व गौड़ एवं कंवर आदिवासियों द्वारा किया गया था। गौड़ और कंवर आदिवासियों द्वारा नेतृत्व किया गया बांधाखार का। कहाँ है? कटघोरा, कोरबा जिले के कटघोरा में है। अगला तानवट, यह 1930 में है। नवापारा में, नेतृत्व करता स्थानीय लोगों द्वारा। इस सत्याग्रह के दमन हेतु तानवट नवापारा के जमींदार ने अंग्रेजों की सहायता की थी। तानवट के जो जमींदार है उन्हीं के द्वारा जो है सहायता किया गया अंग्रेजों का। सारंगगढ़ का सत्याग्रह 1930 में, सारंगगढ़ में इसके नेतृत्व करता धनीराम और जगत राम। धनीराम, जगत राम, इसके अलावा कुंवर भान। धनीराम, जगत राम और कुंवर भान तीनों द्वारा नेतृत्व किया गया सारंगगढ़ का। साहिल ग्राम 1930 में, महासमुंद में, नेतृत्व करता अंजोर सिंह। अंजोरसी साहिल ग्राम। सुगली ग्राम 25 अगस्त 1930 को बलौदाबाजार जिले में, नेतृत्व करता है बेनी राम बनऊ बसावन राउत। छुई खदान, अब देखिए ये सभी हो गए 1930 के दौरान के। अब छुई खदान 1938 में हुआ था खैरागढ़ छुई खदान जिले में, जिसके नेतृत्व करता है समारू राम बरई छुरिया। यह 3 जनवरी 1939 को राजनांदगांव जिले में, नेतृत्व करता विद्या प्रसाद यादव एवं विश्वेश्वर प्रसाद। अगला देखिए बद्रा टोली। यह 21 जनवरी 1939 को, बहुत इंपॉर्टेंट है बद्रा टोला का सत्याग्रह। इसके यह राजनांदगांव जिले में स्थित है। रामाधीन गौड़ द्वारा नेतृत्व किया गया था। देखिए 21 जनवरी 1939 को बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह में रामाधीन गौड़ शहीद हो जाते हैं। 21 जनवरी को ही शहीद हो जाते हैं। इनके नेतृत्व करता रामाधीन गौड़। छत्तीसगढ़ की छुई खदान व बद्रा टोला राजनांदगांव रियासतों और जमींदारों के स्टेट कांग्रेस के तत्वाधान में 1938-39 में जंगल सत्याग्रह हुए थे। तो इन दोनों स्थानों पर छुई खदान बद्रा टोला में कब हुआ था? 1938-39 में जंगल सत्याग्रह हुआ था। ठीक, तो ये हो गए छत्तीसगढ़ में जो हुए हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो सत्याग्रह हुए, जंगल सत्याग्रह, उन सब का विस्तृत वर्णन देख लिए। अब आगे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? 1932। तो इसे अब हम यहाँ पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या जो है प्रभाव देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण को, उसे हम विस्तार से देखेंगे। तो चलिए द्वितीय सविनय आंदोलन को देखें। तो सबसे पहले अगर इसका हम पृष्ठभूमि देखते हैं, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित हुआ था 1931 में, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, जिसके कारण गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा। इस दौरान प्रदेश में अनेक डिक्टेटर नियुक्त किए गए, जो कार्यवाहक कार्यकर्ता के रूप में जाने गए। 8 जनवरी 1932 को पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुआ, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम तय किए गए। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 8 डिक्टेटर, कार्यवाहक को ही डिक्टेटर कहा जाता है, चुने गए, जो क्रमशः इस प्रकार थे। देखिए छत्तीसगढ़ में डिक्टेटरों के माध्यम से द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है नेतृत्व किया जाएगा। तो टोटल 8 डिक्टेटर की नियुक्ति किया जाएगा बारी बारी से।
तो छत्तीसगढ़ में सबसे प्रथम डिक्टेटर पंडित रविशंकर शुक्ल जी को चुना जाता है। अब इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं सभी डिक्टेटरों के द्वारा दिया गया है। तो पहले डिक्टेटर थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पूरे प्रांत के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल डिक्टेटर चुने गया। 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन किया गया था। तो ये 29 जनवरी को याद रखेंगे, 29 जनवरी 1932 पेशावर दिवस। इनकी गिरफ्तारी हो जाता है 19 फरवरी 1932 को। तो 19 फरवरी 1932 को हुआ पंडित रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी। उसके बाद दूसरे डिक्टेटर उनके जगह में शंकर राव गनौदवाले को चुना जाता है द्वितीय डिक्टेटर। तो 30 मार्च 1932 को फिर इनका भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। शंकर राव गनौदवाले गिरफ्तार किए गए। इसके पश्चात सुंदरलाल शर्मा ने डिक्टेटर के रूप में आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर गनौदवाले के बाद क्या होंगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा डिक्टेटर का कार्यभार संभाला जाएगा। 19 अप्रैल 1932 को पंडित सुंदरलाल शर्मा सत्याग्रही बुद्धराम, घासीराम, ज्वाला प्रसाद और रामलाल के साथ बंदी बना लिए गए। तो इन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है 19 अप्रैल को। तो सबसे पहले डिक्टेटर पंडित शुक्ल जी को 19 फरवरी को, फिर 30 मार्च को शंकर राव को, 19 अप्रैल को सुंदरलाल जी को। अब अगले देखिए चौथे डिक्टेटर और एकमात्र महिला डिक्टेटर। प्रथम एवं एकमात्र महिला डिक्टेटर है श्रीमती राधाबाई, जो कि चौथे नंबर की डिक्टेटर है। रायपुर जिले का नेतृत्व राधाबाई ने किया, जिसके कारण राधाबाई की गिरफ्तारी 13 जून 1932 को होता है। तो इनका गिरफ्तारी, सभी का गिरफ्तारी होते जा रहा है। उसके बाद फिर नए डिक्टेटर नियुक्त किए जाते हैं। तो इनका गिरफ्तारी 13 जून 1932 को हुआ। देखिए इनके साथ नोहरी बाई, शिवरतन व महंत लालदास भी गिरफ्तार हुए। इन्होंने महिला उत्थान, अस्पृश्यता निवारण एवं गांधी जी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म नागपुर में हुआ था। इन्होंने रायपुर नगर पालिका में 1918 के दौरान दाई का कार्य किया। इस कारण इन्हें रायपुर नगर की दाई के नाम से जानी जाते हैं। तो रायपुर नगर की दाई माँ के नाम से राधाबाई को जाना जाता है। इनके त्याग और समर्पण भाव से प्रभावित होकर लोगों ने इन्हें डॉक्टर भी कहा है। तो इन्हें डॉक्टर भी कहा है। दाई माँ जो है डॉक्टर के रूप में जानी जाती थी प्राचीन काल में। तो देखिए, तो श्रीमती राधाबाई रायपुर नगर की दाई माँ के नाम से जानी जाती है। ये चौथे नंबर की डिक्टेटर, एकमात्र और प्रथम महिला डिक्टेटर थी। अगला देखिए, राम नारायण मिश्र, इनकी उपाधि हर्षुल के नाम से भी जाने जाते हैं। राम नारायण मिश्र ये 5वें नंबर के डिक्टेटर होते हैं। 1932 में बम पत्र की योजना बनाई। 13 जून 1932 से 31 जुलाई 1932 तक के नेतृत्व किया जाता है इनके द्वारा। तो देखिए, बम पत्र योजना जो है राम नारायण मिश्र हर्षुल के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, अंग्रेजों को पत्र लिखकर भेजा जाता है और उस पत्र में जो है बारूद डाल दिया जाता है, इसलिए वो बम का रूप लेता है। जब भी अंग्रेजों से पढ़ने के लिए खोलते थे तो वो बम की तरह यह ब्लास्ट होकर जो है अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाने की। तो ये पत्र बम योजना राम नारायण मिश्र के द्वारा तैयार किया गया था। अगला 6वें नंबर के बनते हैं माधव प्रसाद परगनिया। माधव प्रसाद परगनिया 6वें नंबर के हैं। फिर 7वें नंबर में है ब्रह्मदेव, या इन्हें बलदेव दुबे के नाम से जानते हैं। रायपुर में 4 अगस्त 1932 को इनके द्वारा बंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8वें है लक्ष्मी नारायण तिवारी। इन्हें ये जो है अंतिम डिक्टेटर थे लक्ष्मी नारायण तिवारी। तो इन 8 डिक्टेटरों को नियुक्त किया गया दूसरे चरण में। याद रखेंगे, सविनय अयोग्य आंदोलन के दूसरे चरण में डिक्टेटर, और प्रथम चरण में जो रायपुर में नेतृत्व किए उन्हें जो है 5 पांडव के नाम से जानते हैं। 26 जनवरी 1932 को रायपुर में प्रतिज्ञा दिवस मनाने के कारण इस्माइल खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो प्रतिज्ञा दिवस 26 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाने का निर्णय लिया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो जो 1930 में पहली बार मनाया गया, फिर हर वर्ष जो है 26 जनवरी को मनाने के जाने लगा प्रतिज्ञा दिवस या स्वराज्य दिवस। तो यही इस्माइल खान द्वारा मनाया गया रायपुर में, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रायपुर जिले में द्वितीय सविनय आयोग आंदोलन 31 दिसंबर 1932 को जारी किया गया। 31 दिसंबर 1932 द्वितीय सविनय आयोग आंदोलन। देखिए, 29 जनवरी 1932 को ठाकुर प्यारेलाल सिंह की गिरफ्तारी किया गया था। तो 29 जनवरी का तिथि आप याद रखेंगे। इसे क्या पेशावर दिवस के रूप में भी मनाया गया 29 जनवरी को, और इसी दिन किन्हें गिरफ्तार किया गया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। अब यहाँ अन्य क्या क्या घटना घटित होते हैं इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, उन्हें से भी देख लीजिए। तो किसान सभा का अधिवेशन 10 जनवरी 1932 को लगता है किसान सभा का अधिवेशन चांदनी चौक रायपुर में, जिसके अध्यक्ष होते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह। लगभग 3.4 हजार किसान शामिल हुए थे। इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण पारित हुआ और कर न दो पट्टा मत लो आंदोलन भी चल रहा था।
अगला देखिए, महासमुंद तहसील में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। 12 जनवरी 1932 को कांति कुमार भारती, यति यतनलाल, भगवती प्रसाद मित्र, सत्यनारायण वैष्णव इनके नेतृत्व में किया गया था महासमुंद तहसील में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। पेशावर दिवस तो 29 जनवरी 1932 को पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा पेशावर दिवस घोषित किया गया। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में शासन की बर्बरता के विरुद्ध जो है इसे घोषित किया जाता था पेशावर दिवस के रूप में। आगे देखिए, रायपुर में विदेशी वस्त्रों की दुकानों के समक्ष धरना। तो रायपुर में 12 फरवरी 1932 को स्थान था कीका भाई की दुकान के सामने। नेतृत्वकर्ता केतकी बाई, रुक्मणी बाई। घटनाक्रम महिलाओं के धरने दिए परिणाम स्वरूप पुलिस द्वारा इन आंदोलनकारी महिलाओं, जिसमें कौन कौन शामिल थे, केतकी बाई, रुक्मणी बाई, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई, केजा बाई, इन सबको जो है स्वतंत्रता आंदोलन की विदेशी सामान बिक्री के दौरान धरना हेतु जेल में रखा गया था। तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था विदेशी वस्तु के खिलाफ धरना देने के आरोप में। अगला देखिए, कांग्रेस स्वयं सेवक का जुलूस। यह फरवरी 1932 में बालोद जिले में निकलता है स्वयं सेवकों का जुलूस, जिसके नेतृत्व करते रहते हैं नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों की दुकानों के समक्ष धरना। तो फरवरी 1932 में ठाकुर पायल छेदीलाल के नेतृत्व में यह धरना दिया गया था विदेशी वस्त्रों की दुकान के समक्ष, जिसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है अवधराम सोनी, मुरलीधर मिश्र, कैलाश चंद्र श्रीवास्तव और कन्हैया लाल। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी समय वानर सेना का गठन रायपुर में होता है दूसरे चरण में। तो पहले चरण में कहाँ, बिलासपुर में होता है वानर सेना का गठन, और दूसरे चरण में ब्राह्मणपारा रायपुर में। फरवरी 1932 में बलीराम द्वारी द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है। इनका स्वभाव चंद्रशेखर आजाद के समान था, इस कारण इन्हें बलीराम आजाद भी कहा जाता था। संचालक यतीन रतन लाल, सहयोगी रामाधार नाई, भगवती चरण शुक्ल एवं अंबिका चरण शुक्ल थे। कार्यक्रम, वानर सेना छोटे छोटे बच्चों का एक संगठन था, जिनका कार्य विभिन्न स्थानों पर घूम घूमकर पोस्टर चिपकाना, पर्चे बांटना, अग्रणी नेताओं के संदेशों को अन्य राजनेताओं तक पहुंचाना था। देखिए, यह सेना सविनय अयोग्य आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान गठित हुई थी, जबकि बिलासपुर की वानर सेना जो वासुदेव देवरस के नेतृत्व में गठन किया गया था, यह सविनय अयोग्य आंदोलन के प्रथम चरण के पहले ही बनाया गया था। 1928 में गठित किया गया था पहला वानर सेना बिलासपुर में। 31 मार्च 1932 को वानर सेना का जुलूस बालक बलीराम के नेतृत्व में निकाला गया था। 31 मार्च 1932 को 28 अगस्त 1932 को रक्षाबंधन के दिन पुलिस ने बर्बरता दिखाई और वानर सेना के बच्चों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगला देखिए, बलिदान सप्ताह और सत्याग्रह सप्ताह। तो बलिदान सप्ताह, सत्याग्रह सप्ताह यह 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 1932 को दुर्ग में कार्यक्रम धरना देना, खादी प्रसार करना और झंडा फहराना यह चुना गया। वही पूर्ण स्वराज सप्ताह कहाँ मनाया गया था, वह जो है पहले सत्याग्रह के दौरान मनाया गया था। पूर्ण स्वराज सप्ताह पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कब तक से कब तक मनाया गया था, वह जो है 1930 में जो है मनाया गया था, जिसमें 7 दिवस घोषित किए थे। 7 अलग अलग दिनों में जो है उसे आयोजित किया गया था। यह राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 1932 को मनाया गया दुर्ग में। तो यहाँ धरना देना, खादी का प्रसार करना, झंडा फहराना यह प्रमुख कार्यक्रम रखे गए इसके अंतर्गत। इस राष्ट्रीय सप्ताह के समय गेंदमल देशलहरा, वी.वाई. तमस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों का नाम याद रखेंगे, दुर्ग से संबंधित है, वी.वाई. तमस्कर और गेंदमल देशलहरा। देखिए, 4 अगस्त 1932 को बंदी दिवस मनाया गया रायपुर में, और नेतृत्व करते थे ब्रह्मदेव या बलदेव, ये 7वें नंबर के डिक्टेटर थे, 7वें डिक्टेटर। इन्हीं के नेतृत्व में बंदी दिवस 4 अगस्त 1932 को। विभिन्न कार्यक्रमों का विरोध कर बंदी होना इसका प्रमुख उद्देश्य था। कार्यों का उद्देश्य क्या करते थे, विरोध करते थे, और स्वयं को जो है गिरफ्तार करवा लिया जाता था। पत्र बम योजना, तो यह रामनारायण मिश्र हरसुल द्वारा प्लान किया गया था। पत्र बम योजना 1932 में राष्ट्र हित में विरोध तथा अंग्रेजों के प्रति वफादार रखने वाले व्यक्तियों पर पत्र बम के माध्यम से प्रहार कर चेतावनी देना। नेतृत्व करते थे नामनारायण मिश्र हरसुल। इसमें योजना क्या बताते हैं, फास्फोरस के छोटे छोटे टुकड़ों को स्याही सोखने वाले कागजों में रखकर विस्फोटक बनाने की योजना थी, जिसके विस्फोट होने के विरुद्ध व्यक्तियों के हाथ एवं मुंह जलने की खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता को सुनाई देती थी। इसका परिणाम इसके हेतु रामनारायण हरसुल को गिरफ्तार कर लिया गया जाता है। बिलासपुर जेल में मद्य निषेध कार्यक्रम, यह मुंगेली तहसील में होता है। मुंगेली तहसील में मद्य निषेध कार्यक्रम, इसके नेतृत्व करता गजाधर साव और कालीचरण रहते हैं। 31 दिसंबर 1932 तक रायपुर जिले के सविनय अवज्ञा आंदोलन में 18 महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी करवा ली थी। तो 18 महिलाओं का गिरफ्तारी हो चुका था 31 दिसंबर 1932 तक के। अब यहाँ देखिए, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन होता है 1933 में।
तो इसे हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी जो 2 वीडियो और लगेगा, फिर जो है हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है खत्म हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की मॉडर्न हिस्ट्री 2 वीडियो में। तो हम इसे यहीं एंड करते हैं, आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।